हम एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा पहला अध्याय होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किसी इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो शब्द का यूज किया जाता है, जैसे क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस शब्द के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर होगा, इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें एक रसीदा है जो कि यह लड़की है, वो सवाल पूछ रही है। क्यों सवाल पूछ रही है? क्योंकि वे अपने घर पर बैठ करके वो अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी एक निगाह सुर्खियों पर पड़ी और सुर्खियों में लिखा था 100 साल पुरानी कोई घटना जो कि रही होगी, उस पर उसकी निगाह पड़ी। अब उसने ये सोचा कि आखिर 100 साल पहले की घटना आज हमको कैसे पता चला, या 100 साल पहले जो घटना हुई रही होगी वो कैसे रही होगी, वो कहाँ पे रही होगी और उसके क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण ऐसी घटनाएं हुई रहेंगी, और वो कौन लोग होंगे जो इन घटनाओं को जानते हो रहे होंगे उस समय। तो आइए हम इस सारे जो जवाब है उसके बारे में यहाँ अंदर चलते हैं। क्लियर है? चलते हैं। जैसे कैसे पता लगाएं, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? कई तरीके हैं। कैसा तरीका? जैसे मान लीजिए कोई घटना कल हुई रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है हम उसको रेडियो पे सुन सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है हम उसको टेलीविज़न पे देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको अखबार में पढ़ सकते हैं। इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है कि कल की घटना को कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वही कोई पिछले साल क्या हुआ था, इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के थ्रू जान सकते हैं कि वह व्यक्ति पिछले साल वहाँ रहा हो या वो भी वहाँ रह के देखा हो। तो ये चीज़ें हम किसी व्यक्ति से जान सकते हैं जिससे उसके दिमाग में रहा हो कि क्या हुआ है। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को पता लगाने के लिए इन तरीक़ों का यूज कर सकते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल दिया कल वाला, और जैसे हमने एग्जांपल दिया कि पिछले साल वाला, इस तरह के एग्जांपल। ठीक है। जो मेरा दूसरा है वो कह रहा है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी हमारे अतीत में क्या हुआ है उसको हम कैसे जानेंगे। कैसे? तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे अतीत में लोग क्या खाते थे, यानी कि जो पहले के लोग थे जो जंगलों में रहते थे, जो जिसको कह सकते हैं कि जो सबसे इतिहास के सबसे पहले चरण में जो रहे हों, वे जो हैं क्या खाते थे, क्या वे पीते थे, कहाँ वे रहते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, शिकारी किस प्रकार शिकार का काम करते थे वो, उसमें कौन कौन से औजार वे यूज करते थे शिकार करने के लिए, उस समय क्या वे पशुपालक थे यानी पशु पालने वाले थे, क्या उस समय कोई शासक भी रहा होगा, कोई धार्मिक ज्ञान देने वाला कोई पुरोहित रहा होगा। इन सारी चीज़ों को हम इसमें जान सकते हैं और अतीत के बारे में हम इन सारी चीज़ों से समझ सकते हैं। ठीक है, कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, यानी कि खेल में क्या था, क्या उस समय कहानियाँ सुनाई जा रही थी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम कैसे जानेंगे? जैसे आपने कभी अगर घर पे रहे हो तो घर पे कभी आप जब लोरी सुनते हैं तो अक्सर दादी या माँ, कोई भी दादी खासकर, लोरी सुनाती थी कि एक राजा थे, वे ये खाते थे, उनके पास इतने बच्चे थे, वे ऐसे ऐसे करते थे। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों या इन घटनाओं को लोरी के थ्रू भी जान लेते हैं, जो छोटी अवस्था में कभी सुनते थे हम लोग, या कहानियों के थ्रू सुन सकते थे। कोई नाटक का किताब आ गया, कोई चीज़ें आ गई, कोई जो पुस्तकें आ गई, उन सारी चीज़ों से भी हम इनका जो ज्ञान है अतीत से, हम ये मतलब क्या जान सकते हैं इस टॉपिक में, ये हम कर सकते हैं। क्लियर है? फिर यहाँ दिया हुआ है कि लोग कहाँ रहते थे, यानी कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो पहले, यानी कि जैसे बता रहा हूँ कि इतिहास के पहले चरण के जो लोग थे वे कहाँ रहते थे। तो वे कहाँ रहते थे? तो जैसे वे ऐसे स्थानों को चुनते थे रहने के लिए जहाँ उन्हें रहने के लिए आवास मिल सके। जैसे एक आम आदमी को रहता है कि कोई ऐसा उसका जो घर रहता है वहाँ पे उसको रहने के लिए, मतलब जहाँ वो रहता है एक आम आदमी, तो वो ऐसे स्थान को चूज करता है जहाँ उसको रहने के लिए घर रहे, पीने के लिए पानी रहे, खाने के लिए भोजन रहे, और जो उसकी एक्टिविटी रहती है जैसे खेल मनोरंजन, और जो उसके ऑफिस का काम रहता है, यानी कि जो काम करने का उनका रहता है, वो सारा चीज़ वहाँ पे रहे, तो वहाँ पे वो रहने के लिए सूटेबल रहते हैं। सेम वही पैटर्न अगर हम पीछे की चीज़ों को देखें तो वे रहने के लिए क्या करते थे? जंगल का यूज़ करते थे। और जंगल कहाँ पे? कोई नदी का किनारे रहे, जैसे ये कोई नदी का किनारा है, ये कोई जंगल है। क्लियर है? तो वे ऐसे स्थानों को चुनते थे जहाँ उनके रहने के लिए जंगल हो, उसके बाद से पानी पीने के लिए नदी हो, और शिकार करने के लिए भी जंगल में ही वे शिकार भी कर सकते थे। क्लियर है?
यानी वे जानवरों का शिकार करते थे। खाने के लिए जंगल से ही फल फूल और कंदमूल जैसी जो वस्तुएं थीं वे उनको खाने के रूप में करते थे। क्लियर है? एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले वे नदी के किनारे पानी पीने के लिए रहते थे। उसके बाद से उनका जो नदी रहता था उसके बगल में जंगल भी रहता था, तो जंगल में वे अपना आवास के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। खाने के लिए जंगल से ही फल फूल कंदमूल का यूज़ करते थे, और काम करने के लिए यानी आप कह सकते हो शिकार करने के लिए भी शिकारी का यूज मतलब जानवरों का यूज, जानवरों का शिकार करते थे ना, ये चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर है? यानी पहले के लोग यही करते थे। तो आपको क्लियर हो गया लोग कहाँ रहते थे। अब जब लोग कहाँ रहते थे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वे यहाँ या ऐसे ऐसी एक्टिविटी करते थे, शिकार करते थे, या पानी क्या करते थे, पानी कहाँ से पीते थे। क्लियर है? यहाँ पे दिया हुआ है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किलथत पहाड़ियों का पता लगाइए। यानी यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि जो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, तो आपको दिख रहा होगा सुलेमान की पहाड़ियाँ क्या हैं, कहाँ पे हैं। देखिए जो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, देखिए ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या आपका सुलेमान हो गया, ये किलथत हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना, ये किस दिशा में है, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। क्लियर है? तो इसकी दिशा क्या हो गई, उत्तर पश्चिम। क्लियर है? बात करें कि 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्रियां और पुरुष थीं वे सबसे पहले गेहूं और जौ इन सारी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल इन जैसे पशुओं को अपना पालतू पशु बनाने के रूप में यूज किया। अब बात आती है लोग रहते कहाँ थे। ये लोग गाँव में रहते थे। अगर आपने सुना होगा उत्तर पूर्व में गारो और मध्य के विंध्य पहाड़ियों में अगर ये लोग रहते थे, तो उनका आप अगर मैप में देखेंगे कहाँ पे ये लोकेशन पड़ता है, तो जो गारो की बात कर रहा है तो गारो का देखिए यहाँ पे ये वाला गारो हिल्स, और विंध्याचल की बात कर रहा है विंध्य की पहाड़ियाँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया विंध्य का एरिया है। तो इन सारी चीज़ों को आपने देख लिया। अब इसमें आ रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास रहा हो। इसमें जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया रहा हो, वे कौन से स्थान है जहाँ पे सबसे पहले चावल को उपजाया गया हो, तो यह स्थान हमने आपको दिखाया जो विंध्य की श्रेणी है, यानी ये वाला यहाँ पे आप कह सकते हो। विंध्य का उत्तर वाला एरिया है इधर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कुलडीहवा। कुलडीहवा यहाँ पे सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला था, यानी आप कह सकते हैं कि चावल का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला था वो कोल्डेवा में मिला था। क्लियर है? इसमें कह रहा है कि मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने की, बताइए कहाँ पे कि सिंधु नदियाँ जो है, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं और कौन कौन सी हैं, इसको मैप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो सिंधु नदी ये है, इसमें कितनी नदियाँ हैं, तो आप कह सकते हो 5 नदियाँ हैं, जिसमें सतलज नदी आ जाती है, व्यास नदी आ जाता है, रावी नदी आ जाती है, चेनाब नदी आ जाती है, और लास्ट का झेलम नदी। ठीक है? तो इसमें 5 नदियाँ मिलती हैं सिंधु नदी में। क्लियर है? और आपको ये भी पता है कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, तो कोई बड़ी मेन जो नदी होती है उसमें कई छोटे छोटे नदियाँ आके जब मिल जाती हैं शाखाओं के रूप में, तो कह सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वाली जो नदियाँ हैं जो आके मिल जाती हैं मेन नदी में, उन्हें कहते हैं सहायक नदी। क्लियर? अगर हम नगरों का विकास कहें कि नगरों का विकास कब से शुरू हुआ, तो आप कह सकते हो कि 2500 वर्ष पूर्व जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उनके किनारे और समुद्री तटों के इलाकों में के किनारे नगरों का विकास शुरू हो गया, यानी नगर कहे जाने लगे। वहाँ पे सारी सुविधाएं, जहाँ जैसे अगर आज से तुलना करें तो जैसे कोई गांव वाला एरिया है, गांव से जब कोई शहर में आता है तो कहेगा, तो यहाँ पे शहर का काम क्या करता था, शहर को कह सकते हैं यहाँ नगर उस समय कहा जाता था, और उस समय यहाँ पे गांव का जो अलग नाम रहता था वो रहता था, यानी शहर को यहाँ पे नगर कहा जाता था। तो 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास शुरू हो गया था, और वो एरिया था गंगा और यमुना के नदी के किनारे और समुद्री तट के किनारे का जो एरिया होता था। क्लियर? जो गंगा के दक्षिण में जो नदियाँ थीं उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, वहाँ जो मगध नाम का एक राज्य था जिसको हम आज के समय में बिहार कहते हैं, तो वे ये जो है बहुत ही कह सकते हो कि शक्तिशाली साम्राज्य था।
शक्तिशाली, यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने विशाल साम्राज्य को स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। उस समय जो लोग थे वे सदैव एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत, जो ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान हैं, नदियाँ हैं, इन सारे इन सारे का भी यात्रा करते थे, भले ये जोखिम भरा रहा हो उनके लिए। लेकिन ये पर्वतों और रेगिस्तान, नदियों, इन सारे जो जोखिम भरे रास्ते हैं, इनमें ये भी तब भी यात्रा किए हैं। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः अगर हम बात करें, कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण, यानी अगर हम बात करें कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आखिर जाते क्यों थे, तो इसमें अगर मेन कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण था कि अपने काम की तलाश में लोग जाते थे, यानी कि रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, काम की तलाश में। अगर दूसरे कारण की बात करें तो अगर कोई आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, उस समय भूकंप तो लोग नहीं खैर जानते होंगे, एक प्राकृतिक प्रकोप लोग कहते थे उस समय। तो उसमें आपदा में ये सब आ गए, बाढ़ आ गया, भूस्खलन आ गया, इस तरह की आपदाएं अगर आती थी तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। कभी कभी अगर कोई शत्रु हमला कर दिया, किसी दूसरे शत्रु, यानी कि अगर दो राजा हैं और एक ने दूसरे राज्य पर हमला कर दिया, तो वहाँ के राज्य की जनता, उस राजा, अगर वो राजा क्रूर है तो उसके डर से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। तो ये स्थिति रहती थी। कभी कभी तो ऐसा रहता था कि कोई अगर व्यापारी रहता था, व्यापारी, तो वो अगर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहाज़ों के माध्यम से कोई मूल्यवान वस्तुएं लेकर के जहाज़ों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। अगर हम शिक्षा की बात करें तो लोग शिक्षा लेने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे धार्मिक गुरुओं से। तो उनके अंदर एक उत्सुकता रहती थी, यात्रा करने के दौरान कुछ रोचक तथ्यों को देखते थे, कुछ चीज़ों को, अगल बगल जो दृश्य घटते थे उनको देखते थे, और इस यात्रा के दौरान वह एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो यात्रा है वो वे करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, या एक समुद्री छोर से दूसरे समुद्री छोर तक। क्लियर? अब आपके मन में दिमाग उठ रहा होगा कि सर, उस समय तो ये कारण रहा होगा कि व्यापारियों का कारण रहा हो कि उनके पास कुछ उस समय हवाई जहाज़ न रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें न रही हो। लेकिन आज को लिए जो आज की स्थिति है, उस समय लोग आज की यात्रा जैसे पर्वत को क्यों चढ़ते हैं, या रेगिस्तान को क्यों पार करते हैं, या कह सकते हो कि वे समुद्र को तैर के क्यों पार करते हैं। उनके पास तो संसाधन ऑलरेडी है, जहाज़ों का सुविधा है, एयरप्लेन्स की सुविधा है, तब ये ऐसा क्यों करते हैं। तो ऐसा रहता है कि जब पहाड़ियाँ और पर्वत, समुद्र, यह उपमहाद्वीप की एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। आपको पता ही है कि जो प्राकृतिक हमारे आर्गुमेंट हैं उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र ये सब आते हैं। लेकिन लोगों के लिए ये सीमा पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने चाहा ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें और गहरे समुद्र को भी वे अपना पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इससे लोगों के आवागमन से वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, इन परंपराओं को एक दूसरे से के साथ आदान प्रदान हुआ। साथ में जो उनकी भाषा थी वो यहाँ पे प्रचार हुआ, यहाँ की भाषा वहाँ प्रचार हुआ, यहाँ का धर्म यहाँ प्रचार हुआ, वहाँ का धर्म यहाँ प्रचार हुआ। तो इस प्रकार संस्कृतियों का आदान प्रदान इस आवागमन के जरिए रहता है। अब नेक्स्ट में आएगा कि देश का नाम कैसे पड़ा। तो अगर देश की बात आ गई तो सबसे पहले हम अपने देश के जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमावर्ती देश हैं, कौन कौन से देश लगे हुए हैं, इनमें कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इसको जान लेना आवश्यक है। तो हम अगर भारत की बात करें तो ये एशिया में आता है। आपको हमने गोलार्ध और देशांतर के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में जो ज्योग्राफी का हमने कवर किया है क्लास 6 का, उसमें कवर किया है। तो आप पहले इसको जाके देख सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है मेनली कहाँ पे है। अब हम आते हैं अपने हिस्ट्री वाले पोर्शन में, जिसमें हम बता रहे हैं कि जो भारत है वो हमारे एशिया में है, एशिया में है। एशिया में भारत है। अब भारत के साथ जो सीमाएं लगती हैं आपको पता ही है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सारे देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। साथ में चीन के साथ भी लगती हैं। लेकिन इस एशिया में कौन कौन से देश आते हैं अगर हम बात करें तो उसमें अफगानिस्तान भी आता है, ईरान भी आता है, म्यांमार भी आता है। ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से भी छोटा है, यानी कि जो हमारा दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है।
लेकिन विशालता में अगर बात करें तो बाकी एशिया समुद्री पहाड़ी और पर्वतों में बटे होने के कारण यह उपमहाद्वीप कहलाता है। क्लियर है? इसकी विशालता को लेकर के, जैसे हमारे पास समुद्र वाले एरियाज हैं, हमारे पास पहाड़ी हैं, हमारे पास पर्वत हैं, तो जहाँ पे समुद्र पर्वत और पहाड़ी रहता है उसको हम एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्लियर है? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर हम देश की बात करें कि हमारे भारत देश का नाम कैसे पड़ा, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे देश को लोग कहते क्या हैं। हमारे देश में लोग इंडिया कहते हैं और भारत, ये दो नाम इसका प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं। तो इन नामों का यूज कैसे हुआ? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे, वे सिंधु को हिंदोस और इंडोस, यानी सिंधु को वे हिंदोस या इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। यानी कि जो ईरानी और यूनानी थे, वे सिंधु जो नदी आती है, यानी कि जो सिंधु वाला एरिया है, उसको वे लोग हिंदोस अथवा इंडोस कहते थे। अब चूंकि उसके पूर्व में स्थित जो भूमि आती है उसको वे लोग इंडिया करके पुकारने लगे। अगर हम भारत की बात करें कि भारत नाम कैसे पड़ा, तो भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा। ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये उल्लेख संस्कृत की जो आरंभिक कृति है ऋग्वेद में, उसमें मिलता है। क्लियर है? अतीत के बारे में हम कैसे जानें? इसमें हम अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हम कोई पुस्तक है उसको ढूंढना या पढ़ना, यानी कोई पुस्तक है उसमें हम उससे जान सकते हैं अतीत के बारे में, उसको ढूंढ करके पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ एक शब्द का यूज किया है पांडुलिपि, पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई हों उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अब पांडुलिपि नाम कैसे पड़ा? तो पांडुलिपि नाम पड़ा जो, अगर इंग्लिश पांडुलिपि के इंग्लिश की बात करें तो इसका इंग्लिश नाम होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द मैनुस से लिया गया है। मैनु मतलब हाथ होता है। ये पांडुलिपियाँ कैसे बनी होती हैं? ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों, यानी ताड़पत्र कहाँ मिलता है? जो हिमालय के उगने वाले एक जो पेड़ है जिसका नाम है भुर्ज, तो भुर्ज के पेड़ के छाल से ये कुछ विशेष तरीके के द्वारा ये बनाए जाते हैं, जिसे हम भोजपत्र कहते हैं। क्लियर है? और जो भोजपत्र है उसी पर वे जो पुराने लोग थे वे लिखते थे, अपना राइटिंग करते थे, और जो अपने से पहले के इतिहास को उस पर लिखते थे, जिसको सुरक्षित रखा जाता था। तो जो आने वाले लोग थे वे अपने पहले के इतिहास को जान सकते थे। इस तरह से बनाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे महाभारत और रामायण जैसी जो हमारी ग्रंथें हैं, वे हमसे पहले बहुत साल पहले की ग्रंथें हैं, लेकिन आज भी हम उन किताबों को पढ़ करके उन सचित्र से जो वर्णन उस समय किया जा रहा होगा या जो लोग देखे रहे होंगे, उसको हम आज भी पढ़ के अपने मन में एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से हुआ रहा होगा, इस तरह से लंका में सीता माँ रही होंगी, जो लंका के रावण हैं उनको किस तरह से मारा गया होगा। तो हम जो पुरानी हमारी ग्रंथें हैं उन पर की बात करें तो आज भी उन जो अंडमान द्वीप के जो अधिकांश लोग हैं वे अपने भोजन कैसे करते हैं? मछली पकड़ के करते हैं, जो शिकार करते हैं, और जो वहाँ के फल फूल, यानी कि जो पौधे, वहाँ पे पौधे नहीं कह सकते हैं, पेड़ कहेंगे, पेड़ से ये फल फूल अपना संग्रह के रूप में खाते पीते हैं। यानी अपने जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनके उपयोग से ही वो अपने जो भरण पोषण है वे अपने करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वहीं शहरों की बात करें, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे खाद्य आपूर्ति कैसे होती है? यहाँ पे खाद्य आपूर्ति किसी दूसरे पर निर्भर रहती है। लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के जो लोग हैं वे स्वयं पर निर्भर हैं, कि वे अपने जो पकड़ने के लिए जाएंगे, मछली पकड़ लेंगे, शिकार कर लेंगे खुद जा करके, फल फूल का जो ग्रहण करना होगा, यानी कि संग्रहण करना होगा, खुद जाके कर लेंगे। लेकिन जो शहर के लोग हैं वे दूसरों पर निर्भर हैं। तो इस तरह के भेद जो है अतीत में विद्यमान थे, आज भी विद्यमान है। क्लियर हो गया? इसके अलावा भी अन्य भेद हैं, जैसे उस समय शासक अपनी विजयों का जो लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनकी जो द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन जो शिकारी थे, जो मछुआरे थे, जो संग्राहक थे, जो किसान थे, इनफैक्ट जो पशुपालक थे, ऐसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। अतः जो पुरातत्व की जो सहायता है उनके जीवन में जानने से के लिए ज़्यादा मदद नहीं मिलता है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। क्लियर है?
तिथियों का मतलब टॉपिक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि आज कौन सी तिथि है, तो आप उसका जवाब देंगे, तारीख में दे सकते हैं, आप माह में दे सकते हैं, आप वर्ष में दे सकते हैं, आप सन में दे सकते हैं इसका आंसर। लेकिन उस समय जो तिथियां चलती थीं पहले के लोग में, तो उस समय जो वर्ष की गणना होती थी वे ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के पहले से है। अगर हम ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को बात करें तो उसको हम ई और ये पू, इसको हम कह सकते हैं ईसा मसीह पूर्व, यानी ईसा मसीह से पहले। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी आज के बाद अगर कोई आपको डेट दिखे पुरानी किताबों में कि ई ये पू, तो आप कह सकते हो ईसा मसीह पूर्व, यानी ईसा मसीह से पहले। क्लियर है? अगर आप कभी इंग्लिश का किताब पढ़े होंगे क्लास 6 या क्लास 12 में, तो आपने अंग्रेजी भाषा में दिखा होगा कि आपको दिखा होगा कि BC या EC। तो जो BC है, AC, जो BC है, BC का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। कभी कभी इन तिथियों से पहले AD आता है। AD मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी आपने देखा होगा AD की जगह AC लिखा रहता है, अरे CE और BC। तो जो CA लिखा रहता है उसका मतलब कॉमन एरा, जो BCE लिखा रहता है उसका मतलब बिफोर कॉमन एरा। क्लियर है? तो जो हमारे अभिलेखों में, यानी कि जो अभिलेख हैं जो कठोर सतह पर लिखे जाते थे, वे कई अभिलेख जो है कई सौ वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों इनमें बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? तो इसका अर्थ निकालने के लिए इसमें कुछ अभी अनुमान लगाया जा रहा है, कैसे मतलब इस प्रक्रिया के माध्यम से हम इस जो हमारे अभिलेख हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो अगर हम अभिलेखों में देखें तो जैसे आप देखेंगे कि ये अभिलेख है, इस तरह से आप देखेंगे कुछ अभिलेख इस तरह से हैं। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे इसका भी कुछ पता नहीं चला है कि हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं। अभिलेखों को कुछ को पढ़ा जा सकता है, पढ़ा गया है, कुछ को नहीं पढ़ा गया है। तो जो नहीं पढ़ा गया है उनमें उनको पढ़ा जाना अभी जारी है। ये आपका अभिलेख है। अगर हम बात करें कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है, यहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में और लिपियों में लिखी गई थी, जिसमें यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकार थे। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, तो कुछ उन्होंने बताया कि यह राजाएं और रानियों के नाम से एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे हम कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वान ने यूनानी और मिस्र की जो संकेतक के अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थी जो ध्वनियाँ होती है उनकी पहचान की। जैसे जो ये हमारा अभी दिखाए हैं आपको, ये मिस्र का बना हुआ है, ये वाला एरिया। इसमें कह रहा है कि जो यल है, यल यहाँ पे है, एक यल यहाँ पे है। यल के सामने हमारा क्या बना हुआ है? ये इंडिकेशन बना हुआ है। यहाँ यल के सामने ये इंडिकेशन बना हुआ है। जो ए का प्रतीक चिन्ह है वो इस तरह से बना हुआ है, ए का, ये वाला। यहाँ भी ए का ये वाला बना हुआ है। तो जो पढ़ने वाले मिस्र के जो यूनानी कह सकते हो कि जो यूनानी व्यक्ति थे, वे इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से एक अलग अलग अर्थ निकालते हैं, और जब अर्थ एक अर्थपूर्ण हो जाता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो ओ का प्रतीक चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर भी कुछ ओ का चिन्ह इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह से लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके इन जो प्रतीक चिन्ह हैं या जो हमारे अभिलेख हैं उनको लोग पढ़ते हैं। तो पांडुलिपि की बात कर रहे थे, ताम्रपत्र की, वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यह इस तरह से बनता था। यहाँ पे जो होल किया गया है, इसमें लोग जो रस्सियाँ होती थी कह सकते हो, उसमें से डाल करके
अपना रखते हैं, जैसे अभी हमारे जो कॉपियाँ चली हैं बैंडिंग वाली, इस तरह से। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे वर्ष हो गए हैं, तो क्या पांडुलिपियाँ खराब नहीं होंगी? बिल्कुल खराब हो सकती हैं और खराब होती हैं, खराब हो भी गई हैं। कई जो पांडुलिपियाँ हैं उनको कीड़े जो है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो कि ये पेड़ों की छाल से बने होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको कीड़े के द्वारा ये नष्ट हो गए हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ हैं जो आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ हमें मिलती कहाँ हैं? तो ये पांडुलिपियाँ मंदिर, बिहारों, इन सारे स्थानों से प्राप्त हो सकते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, यानी कि इसमें जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें लिखी गई हैं, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा गया है और औषधियों के बारे में लिखा गया है। जो उस समय साइंस एंड टेक की जो चीज़ें कुछ रही होंगी, जैसे आर्यभट्ट जो है उस समय कहे थे कि जो उनका है कि सूर्य जो है कि चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान की चीज़ें हैं उसमें भी इस प्रकार की चर्चा मिलती है, जो पांडुलिपियाँ होती हैं उसमें लिखी गई रही होंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक ये भी इसमें मिलता है, जो कि हमें ये कई तो ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और कई ऐसे हैं जो प्राकृतिक और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। तो प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग कह सकते हो कि जो आम लोग की जो बोलचाल भाषा है, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे कभी आप लोग गांव पे रहे होंगे, तो जो गांव की भाषा है वो एक तरह से कह सकते हो प्राकृतिक की भाषा है हमारे लिए। उसी तरह जो पहले के लोग थे वो जिस क्षेत्र में रहते थे उनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रकृति की भाषा है वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी पहले। क्लियर हो गया? हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि इन चीज़ों का हम अभिलेखों में अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख जो है ऐसे लेख, यानी कि इनका जो लेख होता है वे पत्थर जैसी कठोर वस्तुओं पर इनका लेखन किया जाता था। तो धातु बताया कि ये पत्थर पे कठोर जैसी जो वस्तुएं होती हैं उस पर इनको लिखा जाता था या उत्कीर्ण किया जाता था। कभी कभी शासक या जो राजा थे वे अपने आदेशों को इस तरह से करवाते थे, और जो अभिलेख होते थे वे अभिलेख पे अपने जो शब्द होते थे, जो उनकी पॉलिसी होती थी कह सकते हो, वे लिखवा करके उसके बाद से वे एक जगह रख देते थे, जो एक तरह से कहते थे कि इन नियमों को आपको मानना है। क्लियर है? ताकि जो लोग थे वे इसको देख सकें, पढ़ सकें और उनका जो पालन है वे कर सकें। और उस अभिलेखों में क्या मिलता था, इसमें कभी कभी तो राजा और रानियों सहित जो स्त्री पुरुष से भी संबंधित जो कार्य का वर्णन था वो भी इसी में उत्कीर्ण करवाया था। अगर हम बात करें कि जो शासकों की लड़ाई है उसमें जो हमको अर्जित विजय था उसका जो लेखा जोखा था उसको भी उसमें वर्णित किया गया था, इसमें अभिलेखों में। क्लियर है? अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सबसे पहले जो अभिलेख है वो कहाँ मिला होगा या किसने बनवाया होगा? तो इसका आंसर होगा कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक एक शासक के आदेश को इसमें वर्णन किया गया है। अगर हम डिटेल से अध्ययन कहाँ पे करेंगे, जो क्लास 8 की एनसीईआरटी हम आगे पढ़ेंगे इसी हिस्ट्री का, उसमें हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। क्लियर है? इसमें जो अभिलेख लिखे जाते थे उसमें किसी लिपि का उपयोग करते थे, कुछ इसमें प्रतीक चिन्हों का यूज करते थे, कुछ सांकेतिक चिन्हों का यूज करते थे। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यह भाषा इस क्षेत्र का प्रयुक्त क्षेत्र अथवा यूनानी, आरमाई, यानी कि कई लिपियों में लिखा गया है, जैसे यूनानी, आरमाइक, प्राकृतिक, जो ब्राह्मी है, तो इन सारी भाषाओं में भी इस अभिलेख को लिखा गया है। क्लियर है? अगर इसके अलावा हम बात करें तो कई ऐसी वस्तुएं बनी हैं जिसमें हम इसमें प्रयोग में लाई गई हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्व कहते हैं, यानी कि जो पुराने वस्तुएं मिली हुई हैं, जैसे कभी कुछ मटकी मिल गया, कोई गिलास मिल गया, कोई थाली मिल गया, जो पुरानी वस्तुएं रहती हैं। तो इन वस्तुओं को खोजने में जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसको हम कहते हैं वह व्यक्ति पुरातात्विकविद है। जो पुरातात्विकविद वाले होते हैं वे पत्थर, ईंट, इन सबसे बनी इमारतें, उनके कुछ अवशेष होती हैं, कुछ मूर्तियाँ होती हैं, कुछ हथियार होते हैं, औजार होते हैं, बर्तन होते हैं, आभूषण भी होते हैं, इन सारी चीज़ों का वे अध्ययन करते हैं, इसलिए उन्हें पुरातात्विकविद कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें जो कुछ आपको फिगर दिख रहा होगा, ये मटका हो गया, ये कुछ सिक्के हो गए। तो इस सिक्कों के बारे में कह रहा है कि ये प्राचीन नगर से प्राप्त हुए थे। ये 4700 वर्ष पुराने हैं। जो ये सिक्का दिखाई दे रहा है ये 2500 वर्ष पुराना है।
क्लियर है? आपको ये मटके सिक्के दिखाई दे रहे हैं, इन सिक्कों की प्राप्ति कैसे हुई होगी? तो ये सिक्के जो है छानबीन, खुदाई, इन सारी एक्टिविटी से मिलते होंगे। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर की बनी होती थीं, कुछ पक्की मिट्टी की बनी होती थीं, कुछ धातुओं से बनी रहती होंगी, कुछ ऐसे होते होंगे जो या जो ऐसे होते होंगे जो नष्ट हो गए होंगे, जो कि ज़मीन के अंदर रहे होंगे और नष्ट हो गए होंगे। लेकिन जो पुरातात्विक होते हुए अब जानवरों का कैसे पता लगाते होंगे कि कौन से जानवर उस समय रहे होंगे? तो जो उनकी हड्डियाँ होती हैं, जैसे जानवरों में चिड़िया, मछली, इन सारे की हड्डियाँ भी ढूंढते थे, हड्डियाँ, और उनके मदद से वे जो होता है C14 वाला कार्बन डेटिंग की जो प्रणाली होती है, उसके माध्यम से वे उनके जो टाइम पीरियड है उनको वे निकालते थे। जो वनस्पतियाँ होती थीं उनके कुछ अवशेष बच रहे होंगे, कुछ लकड़ियों के जो जले हुए टुकड़े रहते थे उनसे भी ये प्राप्त कर ले सकते थे। तो इनसे इनके इनके जो अवशेष मिलते थे इनके हिसाब से भी अपना कर लेते थे। जैसे आपको बता ही दिया, जानवर का कैसे निकालते थे, उनकी हड्डियों के द्वारा कार्बन डेटिंग जो C12 से 14 वाला जो प्रणाली है, 12 से 14 कार्बन का, उससे निकालते थे। जो लकड़ियाँ होती थी पुरानी चीज़ों की, उनके जले हुए कुछ पार्ट रहते थे उनसे निकल जाता था। जो जानवरों और मछलियों की कुछ हड्डियाँ रहती थी आपको बताया, उनसे निकल जाता था। तो इस तरह से वे जो पुरातात्विक हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में जो गहन अध्ययन है उससे वे जानकारी हासिल कर सकते थे। तो जो पांडुलिपियाँ होती हैं, जो अभिलेख होते हैं, जो पुरातत्व होते हैं, तो इनसे हमें जो जानकारी मिलती है उनको हम कहते हैं कि इस स्रोत से हमको जानकारी मिल रही है। यानी कि जो एक शब्द का यूज करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, उनको कहते हैं स्रोत। यानी जो जानकारी हमको पांडुलिपि से मिली, जो जानकारी हमको अभिलेख से मिली, जो जानकारी हमको पुरातत्व से मिली, उनको हम कहते हैं एक स्रोत से हमें जानकारी मिली है। क्लियर है? अतः आप कह सकते हो कि जो इतिहासकार हैं, जो पुरातात्विकविद हैं, वो उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का उपयोग करके या प्रयोग करके, इन सुराग के रूप में प्रयोग करके अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उन्हें हम कह सकते हैं कि ये जासूस की तरह होते हैं। क्लियर है? अब जो दूसरा है वो कह रहा है अतीत एक या अनेक। तो ये एक शीर्षक है। अतीत शब्द का जो प्रयोग है वो एक बहुवचन के रूप में किया गया है, जिसका जिसका तथ्य है कि जिसका तथ्य इस बात की ओर ध्यान दिलाना है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पशुपालक अथवा जो कृषक, इनका जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा जो व्यापारी का जीवन है वो शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न है। जैसा हम आज भी देखते हैं कि उस देश में भी, यानी जो उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो जैसे आज अंडमान द्वीप है, यहाँ पे अधिकांश लोग अपना भोजन में, जो हमारा क्वेश्चन है कि इसमें जो लास्ट में चैप्टर में दिया जाता है क्वेश्चन आंसर, इसमें दिया हुआ है कि सुमेल करिए। तो इसमें हमको पता लगाना है कौन सा, यानी इसमें कौन सा सुमेलित है, इसके बारे में हमको जानना है। तो जैसे नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी में क्या हुआ था, नर्मदा घाटी में हमारे आखेटक और संग्राहक का काम हुआ था इसमें। ठीक है, यानी शिकार और संग्रहण इसमें दर्शाया गया था, इसमें पाया गया था। जो मगध है वो क्या है, वो सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है? मगध। गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या हैं, तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आरंभिक कृषि की गई थी। क्लियर है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, जो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ हैं, यहाँ प्रथम नगर ऐसा किया गया था, प्रथम नगर। जो गंगा घाटी है ये 2500 ईसा पूर्व है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया ना, हमारा जो सुमेल करने वाला जो क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो गया। अब सेकेंडली क्या आता है, सेकेंड में कह रहा है पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है। तो सिंपल सी बात है, जो पांडुलिपि है, यानी जो पांडुलिपि है, वे ताड़पत्रों और जो भोज के जो वृक्ष हैं उनके पत्तों से बना होता है, जिसे हम ताड़पत्र कह सकते हैं। तो ताड़पत्र से जो बने पत्ते होते हैं उस पर हाथ से जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको कहते हैं पांडुलिपि। जैसे हमने फिगर में दिखाया ना आपको कि कुछ इस तरीके से था, सॉरी ये ऐसे था, ऊपर हमने दिखाया है ऊपर। तो जो ये तांबे का एक ताम्रपत्र है, इस पर अपने हाथ से जो चीज़ें लिखी होती थी उन्हें हम कहते हैं पांडुलिपि। ये क्लियर हो गया पांडुलिपि के बारे में। अब सेकेंड आता है अभिलेख। अभिलेख कहाँ लिखा जाता है, तो अभिलेख लिखा जाता है कोई बड़ा पत्थर रहता है, कोई
कुछ ऐसी सतह होती है, वहाँ पे उसको खोद करके ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, यानी कठोर स्थान या कोई कोई पत्थर होता था बड़ा सा, तो उस पर ऐसा लिखा जाता, उसको कहते थे अभिलेख। क्लियर हो गया? पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में अंतर क्लियर हो गया ना? ठीक है, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो रसीदा का जो प्रश्न था एक वही था ना कि 100 साल पहले की कोई घटना थी, उसको हम कैसे जानेंगे। तो उसकी घटनाओं को हम जानेंगे इसी पांडुलिपि, अभिलेख, इनके अध्ययन से ही हम इसको जान सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर हमको अवशेष मिल गया, जैसे सिक्के हो गए, हथियार हो गया, आभूषण हो गई, इन सारे चीज़ों से भी हम अतीत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जो रसीदा का क्वेश्चन था उसके हम ये आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर है? जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पुरातात्विकविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए और इसमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो जो पुरातत्व से बनने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो पुरातत्व से बनी होती हैं वस्तुएं, वे क्या होती हैं, वे कौन कौन सी हैं जो पुरातत्व द्वारा खोजी गई जाती हैं। उसमें सिक्के आते हैं, हथियार हो गई, आभूषण हो गया, मूर्तियाँ हो गई, औजार हो गया, हथियार हो गया, ये सारी होती हैं पुरातत्व द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं। अब हम कहें कि पत्थर से कौन सी वस्तुएं बनी जाती थी उस समय, तो पत्थर से क्या क्या बनी जाती थी, इमारतें बनी रही होंगी, हथियार बनी रही होंगी, औजार बने रहे होंगे, कुछ मूर्तियाँ बनी रही होंगी। तो क्लियर हो गया, जो पुरातत्व द्वारा जो वस्तुएं पाई जाती हैं, जो पुरातत्व द्वारा खोजी गई जो वस्तुएं हैं, उसमें जो पत्थर से जो वस्तुएं बनी होती हैं वे कुछ इस तरीके से हैं, इमारत, पत्थर और औजार और मूर्तियाँ। क्लियर हो गया? अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे उस समय, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। ऐसा एज्यूम करिए कि आप क्या सोचते हैं इन सारे चैप्टर्स को जो हमने ऊपर आपको पढ़ाया स्त्री और पुरुषों के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्व नहीं देते थे कि हम उनका विवरण तैयार करें। अगर एग्जाम्पल आप लें कि जैसे आप दिन भर में जो काम करते हैं आज के 25 साल पहले या 10 साल पहले जितने भी वर्ष के आप रहे होंगे, तो आप अपने जो क्रियाकलाप किए रहे होंगे आज के 25 वर्ष पहले, उसका लेखा जोखा रखे होंगे। आपको खुद लगा होगा कि हम क्या करने के लिए रखेंगे, यानी कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन वहीं अगर प्रधानमंत्री की अगर हम 7 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो उनका विवरण रखा रहता है कि वे 1 साल में यहाँ यहाँ देश की यात्रा किया, वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, या इनको यहाँ जाना है, उनको यहाँ जाना है। तो उसी तरह जो राजा थे उनका तो विवरण रहता था, लेकिन जो साधारण स्त्री और पुरुष रहते थे उनका विवरण नहीं रहता था। या यह भी हो सकता है कि वे पढ़े लिखे न रहे हों, कि वे अपना कुछ लिखते, यानी कि पढ़ना लिखना अगर नहीं आएगा तो वे अपने विवरण को लिखेंगे कैसे, कैसे बोलेंगे। या यह भी हो सकता है कि जो लिखने में अभिलेखों का यूज करते थे तो अभिलेख उनके खरीदने की जो है पैसा न रहा हो, यानी कि वे गरीब रहे हों। गरीब रहे होंगे तो इतना खर्चा कहाँ से उठाएंगे, अपने पेट पालने के भी पैसा बहुत कमाते अगर रहे होंगे पैसे, तो अपना पेट भरने के लिए ही बहुत ही है, उनको इतना पैसा नहीं रहता होगा कि कुछ अदर एक्टिविटी जैसे अभिलेख जो राजा काम करवाते थे, अभिलेख बनवाते थे, कुछ जो पांडुलिपि पे लिखवाते थे उनके लिए पैसे नहीं रहे होंगे। ये भी संभव हो सकता है। तो यहाँ तीन जो मेन कारण है यही है कि पहली बात वे अपने चीज़ों को महत्व नहीं देते होंगे, दूसरा हो सकता है वे पढ़े लिखे ना हो, तीसरा हो सकता है वे गरीब हो, उनके पास पैसे ना हो। क्लियर हो गया? अब आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। तो कौन कौन सी हैं दो बातें। पहला नंबर है कि जो राजा हैं वे ऐशो आराम और वैभव इन सारे से वे परिपूर्ण रहते थे, यानी कि उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। लेकिन जो किसान थे वे दिन रात मजदूरी करते थे और फिर भी उनका जो जीवन था वो कष्ट से भरा था, क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता था। दूसरा अगर हम डिफरेंस की बात करें तो राजा अपने विजयों का लेखा जोखा उसको रखते थे। अभी हमने पीछे बताया ना कि राजा अपने जो उसने लड़ाइयाँ जीती हैं, जो उनके द्वारा किया गया काम है, उसका उनका लेखा जोखा रहता था। लेकिन किसान जो है अपने इन कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखता था। तो सेकेंड यही हो गया। ठीक है, पहला और दूसरा क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा जो चैप्टर है आप सीखिए, ये मेरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज का जो चैप्टर है क्या, कब और कहाँ, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे
नेक्स्ट में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।